हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स देख लिया था। आज हमें, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कमिट किया था, कुछ कन्वर्जन्स देखने हैं। द फर्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉल टू methyl ethyl ether. The first conversion is ethanol to methyl ethyl ether. Now focus on this ether. आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि ये एसिमेट्रिकल ईथर है। ईथर बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमेशा सिमेट्रिकल ईथर देता है, एंड सेकेंड मेथड जो है आपका, वो है आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, जो आपको एसिमेट्रिकल ईथर देता है। तो पहले ही व्यू में हमको ये बात क्लियर हो जाएगी कि यहां पर हमको विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो वेरी फर्स्ट स्टेप के अंदर इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा दोगे। तो ये आपका इथेनॉल हो गया, इसका रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ करवा दिया। तो आपको पता है कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों एसिडिक होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ हो गई तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और कोरेस्पॉन्डिंग सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सोडियम इथोक्साइड, और यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप नंबर ए। स्टेप नंबर बी में देखो, अब आपको प्रोडक्ट का लेफ्ट पार्ट बनता हुआ दिख रहा है। राइट पार्ट में सोडियम की जगह पे मिथाइल ग्रुप लाना है। तो वो क्या कैसे होगा, इस अल्कोक्साइड का रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब कि मिथाइल आयोडाइड के साथ करो। रीजन क्या है, क्योंकि पीछे आपको मिथाइल पार्ट चाहिए। तो यहां से सोडियम और आयोडीन जो है वो लिबरेट हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH3, मतलब मिथाइल इथाइल ईथर आपका बन जाएगा। मिथाइल इथाइल ईथर जो हमारे को बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कन्वर्जन। सेकेंड कन्वर्जन इंपॉर्टेंट वाला ये है, उसके अंदर आपको फिनॉल में से एनिसॉल बनाना है। फिनॉल में से एनिसॉल, फिनॉल में से एनिसॉल। तो सबसे पहले तो हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हो। अगर हम एनिसॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो एनिसॉल मतलब फिनाइल के ऊपर OCH3। तो फिनॉल में से आपको एनिसॉल बनाना है। बस इसी तरीके का रिएक्शन आएगा, देख लो कैसे हो रहा है। इतने पोर्शन में आ जाना चाहिए। तो यहां पर हम फिनॉल में से एनिसॉल कैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो फिनॉल का रिएक्शन आप सोडियम मेटल के साथ करवा दो। फिनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा दो। तो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी। यहां पर हाइड्रोजन गैस आउट होकर के सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये है आपका फिनॉल, और यहां पर आपका है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड में से हमको यहां पर Na हटा करके मिथाइल ग्रुप लाना है। तो कोई भी हाइड्रोजन के साथ यहां पर आप मिथाइल ग्रुप जोड़ दो। लेट अस सपोज कि हम मिथाइल आयोडाइड ले रहे हैं। तो क्या होगा, यहां पर आयोडीन और यहां पर सोडियम आउट होकर के क्या बनाएंगे आपका OCH3। इसको हम लोग बोलते हैं एनिसॉल।
इसको क्या बोला जाता है बच्चों? एनीसॉल। तो यहाँ पर आपने सेकेंड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी समझ लिया है। पहले कन्वर्जन में हमने इथेनॉल में से मिथाइल इथाइल ईथर प्रिपेयर किया और सेकेंड कन्वर्जन में फिनॉल में से एनीसॉल कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि आप अभी तक पढ़े हुए हो, उसके अंदर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्टेट, वाटर सॉल्युबिलिटी, ऐसे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो ईथर्स के अंदर भी हम उन पॉइंट्स को समझने का प्रयत्न करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो यहां पर आपके पास तीन प्रॉपर्टीज आती हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज फिजिकल स्टेट। हम पहले फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों समझो ईथर्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं है। जिसको इसके अंदर डाउट हो वो ये समझ लो। अब यहां पर मैं बहुत सिंपल ईथर, डाइमिथाइल ईथर ले रहा हूं, नीचे भी उसी तरीके का मॉलिक्यूल ले रहा हूं। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए यहां पर ऑक्सीजन एटम तो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर डेल माइनस चार्ज भी प्रेजेंट है, अग्रीड, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम यहां पर नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो कार्बन बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है ना। तो ईथर्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनने का कोई चांस नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने हमको ये क्यों समझाया कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनने का चांस नहीं है? तो बच्चों आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ईथर्स के केस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो नहीं लगता। तो कहने का मतलब ईथर्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है वो काफी वीक है। मतलब ऐसे दो ईथर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ काफी कमजोर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसी रीजन से जो पहले दो मेंबर्स ऑफ ईथर्स हैं, जो मिथाइल डाइमिथाइल ईथर और मिथाइल इथाइल ईथर, ये दोनों ही गैसेस हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट टू मेंबर्स। यहां पर पहले दो मेंबर्स कौन कौन है? डाइमिथाइल ईथर और दूसरा है मिथाइल इथाइल ईथर। ये दोनों जो हैं दे आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों ही गैसेस है रूम टेम्परेचर पे। गैस कब होता है कोई भी मॉलिक्यूल? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ना हो। अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता तो वो नजदीक आके लिक्विड बना देते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अच्छा, जो हायर मेंबर्स हैं वो लिक्विड्स हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हायर मेंबर्स के अंदर सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो वहां पर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। समझो, यहां पर समझो कि दो मेंबर्स को मैंने ऐसे दिखा दिया और जो हायर मेंबर्स है उसको ऐसे दिखा रहा हूं। तो बच्चों हायर मेंबर्स में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, वो लोअर मेंबर्स की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये मैंने आपको बहुत रफ वे में समझाया है। देखो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना मॉलिक्यूल का, उतना उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो नजदीक आएंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो हायर मेंबर्स जो हैं दे आर लिक्विड्स। दूसरी एक बात याद रखो कि ईथर्स जो हैं यहाँ पर लिक्विड्स की जगह पे मुझे वॉलेटाइल लिक्विड्स ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगेन रीजन सेम है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो वीक है। ईथर्स जो हैं दे आर वेरी
स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, इनकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत ही स्वीट स्मेल होती है, वेरी स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, ईथर के अंदर बहुत ही मीठी स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, चलिए अब वॉलेटिलिटी की बात की है तो वॉलेटिलिटी सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स के ईथर्स लोगे ऐसे ऐसे वो ज्यादा वॉलेटाइल होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपने बात कर ली फिजिकल स्टेट की। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, विच इज सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी जो आता है आपका वो है वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी। तो देखो बच्चों, ईथर्स के अंदर भले इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड ना बनता हो, लेकिन यहां पर आपके ईथर्स वाटर के साथ एच बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कैसे। ये आपका ईथर का स्ट्रक्चर है और यहां पर ROR मतलब ईथर का स्ट्रक्चर हो गया, और यहां पर आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये डेल प्लस है, ये डेल प्लस है, ये डेल माइनस है, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन भी है। कहने का मतलब इसके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है। आप नोट भी कर सकते हो इसको कि इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनने की यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनता है तो यहां पर क्या होगा, वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा ईथर्स आर पोलर कंपाउंड्स, ईथर्स आर पोलर कंपाउंड्स। देखिए आपको दिख रहा है ये पोलर कंपाउंड्स है। एंड कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बना सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, एज अ result of which ethers are water soluble compounds, ethers are water soluble compounds, ether जो है वो water soluble compounds हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि solubility of ethers, solubility of ethers decreases with increase in molecular weight of ethers, with increase in molecular weight of ethers। अब ये पार्ट आपको समझना है। देखो बच्चों, ईथर की सॉल्युबिलिटी का रीजन ये पार्ट है, ये पार्ट जो पोलर है, और यहां पर ये जो पार्ट है ना अल्काइल ग्रुप वो नॉन पोलर है। समझना, ईथर पानी के अंदर सॉल्युबल जो है उसका रीजन ये है, बेसिक फंडामेंटल रीजन। चलिए मैं इसको है ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। तो इतने पार्ट की वजह से ईथर जो है वो वाटर सॉल्युबल है। बाकी का जो पार्ट है, आई एम सॉरी, इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा, इतना पार्ट बराबर। बाकी का जो पार्ट है ना इस रीजन के बाकी का, वो अल्काइल पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ऐसे क्या होगा, ये ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा ना। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप बड़ा होता चला गया तो ईथर की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। बच्चों समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ईथर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे,
इनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, ईथर्स के अंदर हमने देख लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईथर्स के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पॉसिबल है। चेक करो, ये जो पार्ट है वो डेल प्लस है, ये डेल प्लस है और ये पार्ट डेल माइनस है, बराबर। अब ये जो पार्ट है ना वो यहां पर डेल माइनस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फील करता है। किसके साथ? इसके साथ। ये डेल प्लस है, ये डेल प्लस है, तो इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये दोनों डायपोल मॉलिक्यूल के जैसा लगेंगे आपको। टू फाइनाइट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि ये डायपोल जैसा लगेगा। तो यहां पर दो डायपोल के बीच में आपको कौन सा इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहां पर आपको दो ईथर मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो ईथर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस हैं। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो है वो वांडर वाल फोर्सेस से स्ट्रांग होते हैं, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सबसे कमजोर बॉन्ड होता है वांडर वाल्स, उसके बाद होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और उसके बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर्स के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ऐसे कंपाउंड से ज्यादा होगा जिसके अंदर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों? तो वो जो है वो आपके आल्केन्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो समझना। तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि ईथर्स आर पोलर कंपाउंड्स एंड द intermolecular forces of attractions present in ethers are dipole dipole interaction, are dipole dipole interaction। कौन से फोर्सेस इंटरमोलिकुलर के प्रेजेंट है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन वांडर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर weaker than van der Waals forces of attraction, van der Waals forces of attraction। तो कहने का मतलब कि ईथर्स, so ethers have low boiling point। तो कहने का मतलब लोअर लिखेंगे, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरेस्पॉन्डिंग alkanes of comparable molecular mass, या सिंपली लिख दो alkanes। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोरेस्पॉन्डिंग alkanes से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि alkanes के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके वांडर वाल फोर्सेस।
वांडरवाल फोर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वीक होते हैं। तो कहने का मतलब कि ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि ईथर्स कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। चलिए यहां पर फिजिकल की जगह पे अब हमारा आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के अंदर हम लोग क्लीवेज बाय हैलोजन एसिड देखते हैं। सबसे पहले क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड बाय हैलोजन एसिड HX। देखो बच्चों, ईथर की हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है तो कुछ बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो ईथर के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? ROR। इसमें से आप RO बॉन्ड को तोड़ दो। किसकी मदद से तोड़ोगे? हैलोजन एसिड HX की मदद से। ठीक है, तो हैलोजन एसिड HX की मदद से अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो क्या होने वाला है वो समझना। यहां पर आपके पास ROR है, इसको मैं R' लिख देता हूं। चलिए वैसे तो चलेगा, वांधा नहीं है। प्लस इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HX के साथ। तो क्या होगा, यहां पर ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं सपोज करो, तो ये पार्ट आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो लेके जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेके मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो बस कोरस्पॉन्डिंग प्लस और माइनस को जोड़ दो। यहां पर किसको जोड़ोगे? R और H को, क्योंकि वो प्लस माइनस है। यहां पर किसको जोड़ोगे? तो RO माइनस और X को। समझना, RO माइनस और X को आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? तो पहले केस में आपका बनेगा RH। ठीक है, पहले केस में आपका बनेगा RH, सॉरी RX, नॉट RH, प्लस प्लस नहीं, यहां पर आपका हो जाएगा RX। और यहां पर ये H प्लस जो है वो इसके साथ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे ना। ठीक है, तो यहां पर पहले केस में बन जाएगा आपका RX, दैट इज हेलो अल्केन, और दूसरे केस में आपका बन जाएगा ROH, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर आपका बन गया हेलो अल्केन और यहां पर आपका बन गया अल्कोहल, हेलो अल्केन एंड अल्कोहल। ठीक है, हेलो अल्केन एंड अल्कोहल। अब एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, बराबर। पहले आप एग्जांपल को मैकेनिज्म के साथ ही कवर करेंगे, इसलिए एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एग्जांपल और मैकेनिज्म दोनों साथ में देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर हम एग्जांपल के फॉर्म में सिंपलेस्ट ईथर ले रहे हैं, डायमिथाइल ईथर। सबसे सिंपल वाला ईथर ले रहा हूं, डायमिथाइल ईथर। तो डायमिथाइल ईथर का रिएक्शन मैं करवा रहा हूं हैलोजन एसिड के साथ, मतलब कि HI के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये O जो है वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वही ले लेगा। यहां पर ये पार्ट पॉजिटिव होगा और ये पार्ट नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ दो। तो पहले में आपका बनेगा मिथाइल आयोडाइड और दूसरे में आपका बनेगा CH3OH, मीथेनॉल। ठीक है, चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये यहां पर कैसे हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HI अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा और I- बनाएगा। HI जो है उसके केस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर जो, वैसे तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, चलो जाने दो, खोटा कंफ्यूज मत हो। CH3O CH3,
आपके पास ये जो ईथर है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके ये H+ को जाकर के अट्रैक्ट करेगा, बराबर। तो क्या होगा, यहां पर ये रिएक्शन काफी स्लो होगा, CH3OH CH3+। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो बच्चों, अगर यहां पर ये वाला ऑक्सीजन इधर से ये बॉन्ड तोड़ता है तो कार्बोकेटायन बनेगा, बराबर ना। अब सीधी सी बात है, OH बॉन्ड तो नहीं तोड़ सकता क्योंकि वहीं से तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। अब यहां पर OCH3 बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि OCH3 तोड़ने से प्राइमरी कार्बोकेटायन CH3+ बनेगा जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। कहने का मतलब यहां पर कार्बोकेटायन बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या होगा, अब यहां पर जो I- है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करने लगेगा। समझना बच्चों, ये SN2 रिएक्शन समझा रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन बनने का कोई चांस नहीं है, SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो ये I- एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके यहां पर मिथाइल के ऊपर अटैक कर देगा। अब बच्चे कंफ्यूज होना चालू हो जाएंगे, सर यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? ये न्यूक्लियोफाइल है तो सीधी सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा बॉन्ड बनाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो उसका बाय नेचर है। तो वो क्या करेगा, इस मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता रहेगा, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना है ना, इसीलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिथाइल से खींचता रहेगा। तो मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, यहां पर ये I- जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके इधर अटैक कर देगा। एक बार इसने अगर यहां पर अटैक किया तो क्या बनेगा आपका, मिथाइल आयोडाइड, ये, और यहां से ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अब इस क्यों बॉन्ड टूट जाएगा वो भी समझ लो। तो यहां पर मिथाइल के पास जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड है, I- आके 5वां बॉन्ड बना रहा है, तो वो तो अनस्टेबल हो गया ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ का अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ऑक्सीजन को बोलेगा जा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा, मैं आयोडीन के साथ अपने बॉन्ड को बना लेता हूं। तो कहने का मतलब आपका मिथेनॉल बन जाएगा। अगर किसी को इंटरमीडिएट समझना हो, क्योंकि SN2 है तो मैं इंटरमीडिएट भी बता देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, CH, यहां पर CH H H, यहां पर है आपका O, और यहां पर C H H H, यहां पर H, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस I- ने क्या किया, इस I- ने यहां पर इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि ये कार्बन जो है वो किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। तो अब जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा होगा, SN2 रिएक्शन है ना, तो H H H इधर। अब कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड बनना चालू होगा धीरे धीरे, और ये जो OCH3 है, OHCH3 है, इसके साथ इसका बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर होना चालू होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा, CH3I पार्ट अलग हो जाएगा और CH3OH पार्ट अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर जो मैकेनिज्म आपको देखने को मिला वो SN2 बना। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन बनने का कोई चांस नहीं था। क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन बनने का कोई चांस नहीं था, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो गई? तो यहां पर मैकेनिज्म जो फॉलो हुई वो SN2 है। अब गलती से भी ऐसा मत समझना कि SN2 है तो 2 स्टेप में कैसे हुआ, ये पूरा का पूरा सिंगल स्टेप है, ये और ये पूरा का पूरा सिंगल स्टेप है। समझ में आया? तो यहां पर अगर आपने इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा दी तो क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड और मिथेनॉल बन जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि भाई हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी बताओ, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा आपके लिए।
तो उसके अंदर आप ऐसा बोलोगे कि HI सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद HBr आएगा और उसके बाद आपका HCl आएगा। रीजन बहुत सिंपल है, H और आयोडीन का बॉन्ड तोड़ना आसान है, H और आयोडीन का बॉन्ड जो है वो तोड़ना आसान है, बराबर ना। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एटम्स की साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक H जो है वो एकदम छोटा है और आयोडीन बहुत बड़ा एटम है। तो क्योंकि दोनों के बीच में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहने का मतलब HI जो है वो बहुत आसानी से I माइनस न्यूक्लियोफाइल को लिबरेट कर सकता है। अगर I माइनस न्यूक्लियोफाइल इधर से इजीली लिबरेट हो सकता है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और HCl जो है सबसे कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर H और Cl का बॉन्ड तोड़ना HI की कंपैरिजन में बहुत मुश्किल है। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल इजीली नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन इजीली नहीं जाएगा इन केस ऑफ HCl। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया, HI, HBr और HCl। तो हमने यहां पर एक केस देखा जिसके अंदर सिमेट्रिकल ईथर था और आपका मैकेनिज्म जो है वो SN2 था। अब आगे हम डिफरेंट केसेस भी देखेंगे, बट उसके पहले इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। चलिए, टॉपिक कंटिन्यू है बच्चों, उसी क्लीवेज का हम लोग एक या दो एग्जांपल समझ रहे हैं टॉपिक के क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले केस में आपके पास है डाईइथाइल ईथर, यहां पर आपका है डाईइथाइल ईथर। इस डाईइथाइल ईथर का रिएक्शन आप लोग HCl के साथ करवा दो। चलो इस बार एसिड को चेंज कर देते हैं, HCl। तो क्या होगा, एक पार्ट के साथ Cl जुड़ जाएगा, CH3 CH2Cl, और एक पार्ट के साथ H जुड़ जाएगा, CH3 CH2OH। तो एक पार्ट से आपका अल्कोहल बन गया और एक पार्ट से आपका हेलो अल्केन बन गया, अल्कोहल और हेलो अल्केन, ठीक है। चलिए, अब ये जो था वो आपका सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर, और यहां पर आपका है हेलोजन एसिड। चलिए, अब एक और सिमेट्रिकल ईथर लेते हैं, CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3। इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं HI के साथ। तो ये अगेन आपका हेलोजन एसिड हो जाएगा, अब मैं नहीं लिख रहा हूं। तो एक पार्ट के साथ I माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, यहां पर CH3 CH CH3। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो एक काम करो, समझो कि मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये बॉन्ड तोड़ा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट के साथ इस नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो, तो CH3 CH3 I बन गया। अब दूसरा ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है, तो क्या होगा, CH3 CH CH3O, और उस O के साथ हमने यहां पर जोड़ दिया है H। तो एक साइड पे आपका अल्कोहल मिला और एक साइड पे आपका हेलो अल्केन मिला। ये बच्चों हमने बात करी सिमेट्रिकल ईथर्स की। केस नंबर 1 यहां पर लिख दीजिए, केस नंबर 1 स्टार्टिंग में टाइटल दे दीजिएगा, केस नंबर 1 सिमेट्रिकल ईथर है तो, सिमेट्रिकल ईथर है तो, ठीक है। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, एसिमेट्रिकल ईथर के केस में। अगर आपका एसिमेट्रिकल ईथर है तो क्या होगा, बराबर। तो एसिमेट्रिकल ईथर होगा तो उसमें क्या होगा, जो लोअर पार्ट अल्काइल वाला होगा वो हमेशा हेलोजन के साथ कंबाइन होकर के अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और जो लार्जर पार्ट होगा वो अल्कोहल बनाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। तो अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 है आपका एसिमेट्रिकल ईथर। केस नंबर 2 एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर के केस में क्या होगा, केस 2 एसिमेट्रिकल ईथर। अगर आपका एसिमेट्रिकल ईथर है तो नोट डाउन कर लो, इन केस ऑफ
asymmetrical ether, the reaction take place in such a way that lower alkyl group forms halide and higher alkyl group forms अल्कोहल। लोअर अल्काइल हैलाइड जो है, लोअर ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप जो है वो हैलाइड बनाता है और हायर ग्रुप जो है वो आपका अल्कोहल बनाता है। क्यों, उसका रीजन बाद में समझाता हूं, पहले आप एग्जांपल देख लो। तो यहां पर मैं ले रहा हूं CH3O और उसके बाजू में ये जो पार्ट है ना उसको ले रहा हूं CH2CH3, तो ये पार्ट एसिमेट्रिकल हो गया। तो यहां पर मैंने रिएक्शन करवा दिया इसका HCl के साथ। तो क्या होगा, थियरी में हमने क्या लिखा कि जो लोअर अल्काइल पार्ट है वो हैलाइड के साथ कंबाइन होगा। तो यहां पर लोअर अल्काइल पार्ट ये हुआ, CH3 वो अल्काइल के साथ कंबाइन होगा और जो हायर पार्ट है या हायर अल्काइल पार्ट है वो आपका H+ के साथ कंबाइन होके अल्कोहल बनाएगा। रीजन, तो बच्चों रीजन बहुत ही सिंपल है, ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, जहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा ना, देखो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl- इधर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है ना, हमने देखा हुआ है कि SN2 के अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो क्योंकि यहां पर लोअर अल्काइल ग्रुप स्टीयरिक हिंड्रेंस कम देता है, इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस अल्काइल ग्रुप के साथ अल्काइल हैलाइड बनाता है जो छोटा है, जिसके पास कम स्टीयरिक हिंड्रेंस है, बराबर। दिस इज ड्यू टू लेस स्टीयरिक hindrance provided by lower alkyl group for nucleophilic attack, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए लोअर अल्काइल ग्रुप जो है वो लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये पॉसिबल है। अब बच्चों इस रिएक्शन के 2 केसेस और भी बाकी हैं जिसको हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहे हैं। नोट डाउन कर लो।